આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે ડોક્ટર કલ્યાણ વૈષ્ણવ. તેઓ નિવૃત્ત આચાર્ય શ્રી છે અને સરકારી વિનયન કોલેજ ગાંધીનગરના નિવૃત્ત આચાર્ય શ્રી છે. NSS, NCC અને સિવિલ ડિફેન્સમાં તેઓ ઓફિસર રહી ચૂક્યા છે. ગુજરાતી, હિન્દીમાં કવિતા, ગીત, ગઝલ તેમજ વિવેચન 4 કાવ્ય સંગ્રહો તેમના છે. સમીક્ષા, અનુવાદ, સંપાદન, હિન્દી દલિત સાહિત્ય અકાદમી ગાંધીનગરના તેઓ પ્રમુખ પણ રહી ચૂક્યા છે. કલમ હિન્દી પત્રિકાના પ્રમુખ સંપાદક, વીર મેઘમાયા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ કપડવંજના પ્રમુખ તેમજ આર્ટ ઓફ લિવિંગના યોગ ટીચર તેઓ છે. અને સાહેબે મને જણાવ્યું હતું એ પ્રમાણે તેમનું સમગ્ર કુટુંબ આ આર્ટ ઓફ લિવિંગ સાથે સંકળાઈ અને આજના આ સમયમાં ખાસ જે આપણે જરૂરી છે તો યોગનું શિક્ષણ પણ તેઓ આપે છે. તેમને 2012માં ભારત શિક્ષા રત્ન એવોર્ડ દિલ્હી તરફથી એનાયત થયો છે. રાજસ્થાન હિન્દી સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા તેઓ સન્માનિત થયા છે. બેસ્ટ NCC ઓફિસરનો એવોર્ડ તેમજ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ તથા કેન્દ્રીય સંસ્થાન આગ્રા દ્વારા સંચાલિત હિન્દી નવીનીકરણના વિષય નિષ્ણાત તેઓ છે. જ્યોતિષ છે. લોક સાહિત્ય અને આધ્યાત્મિક વિચાર વિમર્શ દ્વારા સોશિયલ કાઉન્સેલિંગના કાર્યક્રમો પણ આપશ્રી કરે છે. ભાષા નિયામક કચેરી ગાંધીનગરની હિન્દી ત્રિમાસિક પત્રિકા રાજભાષાના તેઓ સંપાદક છે. સરકારી કર્મચારીઓની હિન્દી પરીક્ષાના લેખિત અને મૌખિક પરીક્ષક તરીકે અને બજેટ સત્ર દરમિયાન રાજ્યપાલ શ્રીના પ્રવચનનો હિન્દી અનુવાદ પણ આપશ્રીએ કર્યો છે. કર્ણાટકના રાજ્યપાલ શ્રીના પ્રવચનનો હિન્દી અનુવાદ પણ આપશ્રીએ કર્યો છે. આપણે ખૂબ જ નસીબદાર છીએ કે આટલું વૈવિધ્ય અને બહોળો બાયોડેટા ધરાવનાર શ્રી કે વૈષ્ણવ સાહેબ આજે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. મૂળે હિન્દી વિષયના અધ્યાપક શ્રી કાવ્યાનુવાદના પડકારોના સંદર્ભમાં આજે આપણી સાથે વાત કરશે. હું સમગ્ર કોલેજ પરિવાર તથા સમગ્ર સહભાગીઓ તરફથી આપશ્રીનું સ્વાગત કરું છું. ડોક્ટર કે વૈષ્ણવ સાહેબ. नमस्कार। गुजरात आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज सायंकाल अहमदाबाद और गुजरात साहित्य अकादमी अहमदाबाद के संयुक्त उपक्रम में आयोजित द्विदिवसीय वेबिनार के एक दूसरे दिन की तीसरी बैठक में मैं आप सबसे जुड़ रहा हूं। बात वेबिनार की है, ऑनलाइन की है, अनुवाद की है। कल मैंने 4 वक्ताओं को सुना, संस्कृत में, गुजराती में, इतिहास में, और अभी मैं मैडम को सुन रहा था। मुझे जो अपनी बात कहनी है वो काव्य के संदर्भ में कहनी है और उस बात पर जाने के पहले 2-3 बिंदुओं पर मुझे चर्चा करना उचित लगता है। मैंने पिछले 16 साल से अनुवाद के काम में जो अनुभव किए हैं, जो चुनौतियां हैं और वो कैसे मैंने समाधान के तौर पर अपनाया है। पहली बात तो है कि 1993 में कृपाशंकर जानी ने विश्व की भाषाओं की उत्तम कहानियों का अनुवाद किया था। उसमें जयशंकर प्रसाद की एक मेरी कहानी आकाशदीप का अनुवाद छपा हुआ है। पाठ्य पुस्तक बोर्ड में तर्कशास्त्र का 12वीं कक्षा का अनुवाद मैंने किया। कई कविताओं का अनुवाद किया है, धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद किया है। इन सब को देखते हुए एक अनुवादक क्या होता है,
तो अनुवाद एक भाषा व्यवहार है और एक भाषा में जो कवि या सर्जक के विचार है या भाव है उसको दूसरी भाषा में सहज, सरल और संपूर्णतया रूपांतर करने की एक कला है। तो अनुवाद की बात जब हम कर रहे हैं तो कुछ जो सैद्धांतिक पक्ष है उसको पहले देखना होगा। पहली बात तो ये है कि अनुवादक किस उद्देश्य से अनुवाद कर रहा है, यानी कि अनुवाद का उद्देश्य क्या है। ये कॉमर्शियल काम कर रहा है, अपने हित के लिए कर रहा है या अपने आनंद के लिए कर रहा है। उसके साथ साथ जो दूसरा बिंदु है, अनुवाद कला है, व्यापार नहीं है। और इसके साथ अनुवाद को कई कौशलों के साथ अपनी बात करने का पूरा हक है, लेकिन मूल कृति के साथ रहकर स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में जाने के पहले जिन सोपानों को पार करना है उसकी जानकारी उनको होनी चाहिए। एक लक्ष्य भाषा, दूसरी स्रोत भाषा और उस भाषा के साथ साथ पाठकों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इसलिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का यह कहना है कि एक भूसा का भरा हुआ गधा हो, उसके सामने एक जीवित गोरैया हो तो मैं गधे को नहीं, मैं गोरैया को पसंद करूंगा क्योंकि वो जीवंत है। जो हमारा उद्देश्य है विश्व भाषा के स्तर पर, भारतीय भाषाओं के आंतरिक स्तर पर, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति के नाम पर हमारे सभ्यता और सामाजिक आर्थिक जो विनिमय हो रहा है उसको ट्रांसफर करने के लिए जो हमारी एक अभियान की जो बात चल रही है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए अनुवाद करने के पहले हमें इसका एक अध्ययन करना पड़ता है। पूरी एक अनुवाद प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। तो सबसे पहले है पाठ का अभ्यास। जो मूल पाठ है, मूल कृति है, उसको अनुवाद करने के पहले आपको कम से कम 2-3 बार समानता के साथ पठन करना चाहिए ताकि आप उसके विषय वस्तु, सर्जक का उद्देश्य, उस विषय वस्तु की संस्कृति और दूसरी भाषा में दिए जाने वाले संदेश से आप ज्ञात हो जाओ। इसके बाद आप किन साधनों का उपयोग करते हो, अनुवाद के उपकरण आप किस प्रकार से प्रयुक्त करते हो। सिर्फ शब्दकोश हाथ में लेने से एक सफल अनुवाद नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे जो साहित्यिक संदर्भ है, मिथक है, पौराणिक है, वैदिक है, दूसरी भाषाओं के जो अनुवाद है उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो मूल कृति के साथ न्याय नहीं हो सकता। दूसरा एक बिंदु है कि कुछ चीजें आप काट छाट करने की यदि बात सोचते हैं तो वो अनुवाद के लिए घातक होगा, क्योंकि आप शब्द के साथ शब्द के पर्याय को जोड़कर बात करोगे, अनुवाद करोगे तो बिल्कुल अटपटी बात हो जाएगी। रचना हो या उसका अनुवाद हो, पाठकों के लिए रस, छंद, अलंकार, प्रतीक, बिंब और व्यंजना मूल रूप से उसमें ध्वनित होनी चाहिए, उसमें ढलनी चाहिए और अनुवाद की किताब पढ़ने वाले को ये संतोष होना चाहिए कि मैं मूल पाठ से दूर नहीं, बिल्कुल पास हूँ। ये मैं
को मैं पढ़ रहा हूँ। ये जो अनुवाद प्रक्रिया है, तो जिस समय आप अनुवाद की शुरुआत करते हैं और जब आप अनुवाद संपन्न करते हैं, इसके दो बिंदुओं के बीच का जो वक्त है, जो प्रोसेस है, जो काम है, उसे अनुवाद प्रक्रिया कहते हैं। भरत मुनि ने रस सूत्र में रस की व्याख्या करते हुए कहा है कि विभाव अनुभाव संचारी, ये भावों का मिश्रण होता है, तब जाके रस निष्पन्न होता है। इसलिए हम जो श्रोत भाषा से पहले तो उत्तम कृति का चयन करेंगे, उत्तम कृति के साथ सर्जक की और भी कृतियां होंगे, लेकिन हम उनमें से जिस कृति का चयन करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये कृति सर्जक की विशिष्ट है। विशिष्ट कृति के साथ और आत्माभिव्यक्ति या अपना एक्सप्रेशन दोनों जुड़ा हुआ है। तो एक सर्जक के है, उसके साथ उसकी एक्सप्रेशन की पद्धति जो है, अभिव्यक्ति का जो स्तर है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का संयोग साथ साथ चल रहा है। और इसी आधार पर ईस्वी सन की उत्तरार्ध में अनुवाद चर्चा पर बड़ी गर्मी पकड़ी हुई है। वेबिनार हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, कई किताबों का प्रकाशन धड़ाधड़ हो रहा है। गुजरात के और भारत के कई विश्वविद्यालयों में अनुवाद एक पाठ्यक्रम के पेपर के रूप में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब सवाल पूछते उस दिशा में काम किया, अपनी रुचि दर्शाई या अनुदित पुस्तकों की समीक्षा की। मुझे कहना है कि अनुवाद तो हो रहे हैं, लेकिन अनुवाद हो जाने के बाद अनुवाद की जो समीक्षा होनी चाहिए, ठीक से उसकी जांच होनी चाहिए, और यदि ठीक नहीं है तो अच्छी भाषा में उसको थोड़ा कहना भी चाहिए कि ये नहीं, ऐसा हो सकता है। तो हमारे दिमाग में ये जो इमेज है कि अनुवाद मतलब उतरण है, सीधा सीधा सर्जन नहीं है, उस विभावना को हमें बदलना है। जो तफावत शादी में और पुनर्विवाह में है, दोनों प्रक्रिया दोनों के बीच में होती है, लेकिन मूल पाठ शादी है, उसके बाद पुनर्विवाह है। पुनर्विवाह के पहले कई प्रकार की चुनौतियां आएगी। पहले अतीत की स्मृतियों को मिटाना है, नई चुनौतियों का स्वीकार करना है, आने वाली संभवित चुनौतियों का हमें दृष्टांत उदाहरण के माध्यम से समाधान ढूंढना है। लेकिन जो मजा मूल कृति में है वो वहां पर नहीं आ सकती, क्योंकि मूल कृति से अनुवाद जाने में कुछ प्रकार के अंश काट छांट के रूप में निकल जाते हैं, कुछ नया जोड़ देते हैं। कल भी शरीफा बेन ने बताया था कि किसी भी अनुवादक को कैंची चलाने का अधिकार नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूल सर्जक के मूल भाषा के प्रत्येक शब्द और उसकी एक अपनी अर्थ छाया होती है। यदि अनुवादक अपने ढंग से शब्दों में परिवर्तन करे, उसके पर्याय में परिवर्तन करे, तो वहां पर रस जो है, भाव है, अनुभूति है, संवेदना है, उसमें कुछ 19-20 होने का खतरा रहता है। इसलिए हम एक भाषा के शब्दों को, हाँ ये कह सकते हैं कि दूसरी भाषा के शब्द यदि आज इलेक्ट्रॉनिक युग में, मीडिया के युग में रूढ़ हो गए हैं, तो हम इन शब्दों को यथा तथ्य रूप में रख सकते हैं, इसको कोई परहेज नहीं है। जैसे कच्छ में भूकंप आया, उसके पहले किसी को टेंट शब्द मालूम नहीं था, लेकिन
अडम्बर लोगों को भी टेंट देखा, उसके संवेदना जुड़ गई, जीवन की आवश्यकता जुड़ गई, जीवन के मूल्य जुड़ गए, तो अनपढ़ स्त्रियों ने टेंट शब्द कहना शुरू कर दिया। ये ठीक है कि टेंट का स्पेलिंग उसे आता हो ना आता हो, वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आवश्यकता के अनुसार हम शब्दों के प्रयोग अपने आप में ढालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि बिजली शब्द हमारे यहाँ है, गुजराती में बिजली शब्द है, लेकिन बिजली का शब्द यदि अंग्रेजी में हम देखने जाए तो एक शब्द है थंडर, दूसरा शब्द है लाइटिंग। तो जब तक लाइटिंग शब्द का प्रयोग नहीं करेगी तब तक जो बिजली की चकाचौंध है, जो रोशनी है, वो हमारे दिमाग में स्पष्ट नहीं हो सकती। आसमान में गरजने वाली जो बिजली है उसमें एक कड़कपन होता है, तो वो कड़कपन का भाव स्पष्ट करना है तो आपको थंडर शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि कविता में आपको आना है तो वहां पर चमक चकाचौंध की बात करनी पड़ेगी। मैथिली शरण गुप्त की एक खंड काव्य की पंक्तियां हैं, पंचवटी है। राम लक्ष्मण सीता ने वनवास के पहले दिन के दौरान पर विश्राम किया है, पर्णकुटी बनाई है, रात का वक्त है, चांदनी खिली हुई है, और गुप्त जी ने शुरुआत की पंक्ति में लिखा है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अब ये जो अनुप्रास अलंकार है, च च वर्ण की आवृत्ति है, एक नाद है, एक सौंदर्य है, एक आकर्षण है, एक चमत्कृति है, आप उसे अंग्रेजी में कैसे डाल सके? तो ये सबसे पहली चुनौती है कि कविता में और साहित्य की दूसरी विधाओं में ये मूलभूत अंतर है। साहित्यिक जो विधाएं हमारी है, जैसे उपन्यास, जीवनी, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वर्णन, आत्मकथा और जीवनी, इनका अनुवाद करना भी थोड़ा मुश्किल है, सरल तो नहीं है। फिर भी हम गद्य से अनुवाद करते हैं, कहानी से करते हैं, तो वहां सरलता ये रहती है कि वहां गद्य है, वाक्य रचनाएं हैं, एक विन्यास होता है। फिर भी कुछ लेखक जैसे उपन्यास में काव्य पंक्तियां लेते हैं। पन्नालाल पटेल ने मरेला जीव लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद बंबई से जीवी शीर्षक से हुआ है। अब एक कृति का अनुवाद करते हैं तो उसके शीर्षक के साथ भी छेड़खानी करना न्याय संगत नहीं है। अब आप समझिए, मरेला जीव का अनुवाद अंग्रेजी या गुजराती में क्या हो सकता है? क्या ये चुनौती नहीं है? और पन्नालाल भाई ने नवल कथा की शुरुआत में जो 4 पंक्तियां लिखी है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि उसके अनुवाद में कितने भी कौशल्य वाला व्यक्ति हो क्या करेगा। माथानी खोपड़ी में लाख लाख मोती ल्या, अहैयानी पोटली खाली, अभाग्या जीव अहैयानी चैथड़ी थाली। अब इसका हिंदी में, अंग्रेजी में, बंगला में, तमिल में कौन सा शब्द ढूंढ कर लाओगे? लेकिन अच्छा हुआ है कि जीवी के अनुवाद करने वाले अनुवादक ने, जो बंबई से हुआ है, और मेरा सद्भाग्य रहा है वीर नर्मद यूनिवर्सिटी में मैं नेत्रंग में अध्यापक था, प्रिंसिपल था, TYBA में अनिवार्य हिंदी के रूप में ये नवल कथा चल रही थी, उपन्यास चल रहा था और पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी थी। प्रश्न ये था कि नेत्रंग जैसा दूर का इलाका, आदिवासी कल्चर, नए अध्यापक, और उनको यदि मैं हिंदी अनुवाद के उपन्यास पढ़ाने की जिम्मेदारी दूं, वो अध्यापक खुद समझ नहीं पाएगा, वो छात्रों को क्या समझा पाएगा। तो एक तो बात ये है
शीर्षक को लेकर हमें कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। यदि कोई चारा नहीं है तो कथा वस्तु को लेकर, कथा की समस्या को लेकर आप शीर्षक बदल सकते हैं, लेकिन वो कथा के उपन्यास के इर्द गिर्द ही होनी चाहिए। दूसरा एक उपन्यास, एक कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की। आंचलिक सर्जक है, महिला अंचल उनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है तीसरी कसम, उस पर एक फिल्म भी बनी हुई है। भोजपुरी में कहानी के बीच बीच में उनको गीत ऐड करने का शौक रहा है और वो कथा वस्तु के साथ कोई अवरोध पैदा नहीं करता। लेकिन जब ऐसी कहानी का हम अनुवाद करें और भोजपुरी में जो गीत लिखा हुआ है उसका जब अनुवाद करने की बात आए तो मैं समझता हूँ कोई भी अच्छा अनुवादक बहुत परेशानी महसूस करेगा। गीत इस प्रकार का है। सजनवा बेरी हो गई हमार, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, भागन बाँच हमार। सजनवा बेरी हो गई हमार। अनुवादक को यदि हिंदी की प्रादेशिक भाषाएं, उसकी बोलियों से ज्ञान नहीं है, उस पर अपनी पकड़ नहीं है, तो वो गीत का अनुवाद करना उसके लिए कितना दुष्कर हो सकता है हम ये जान सकते हैं। और इसलिए कविता के जितने भी पक्ष है, मम्मट ने जो प्रयोजन बताए हैं उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कविता से रिलेटेड जैसे भाव पक्ष है, कला पक्ष है, अलंकार है, बिंब है, प्रतीक है, उपमान है, उन सब के साथ अनुवाद की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। इसलिए इन सभी सोपानों पर, इन सभी कदम पर काव्यानुवाद हो जाती है। और इसी कारण हम साहित्यिक अनुवाद की शुरुआत कहां से हुई उस पर एक नजर डालते हैं। ईसा की पहली सदी में तकरीबन 200-300 साल पहले सिसरो ने प्लेटो के प्रोटागोरस, जिसे गुजराती में पाइथागोरस बोलते हैं, उसके साथ कुछ अन्य यूनानी ग्रंथों का अनुवाद किया। और अनुवाद के बाद सिसरो ने अपना अभिप्राय दिया कि साहित्यिक अनुवाद की प्रमुख जो समस्याएं है, जिसे आप लोग अनुवाद में मूल निष्ठता कहते हैं। मूल निष्ठता मतलब मूल कृति के साथ, मूल कवि के साथ अपनी वफादारी निभाने का दायित्व। लेकिन विद्वान लोग उसे घातक बारीकी कहते हैं कि छिपे रुस्तम बनकर उसने काट छांट करके उसका पुनर्जन्म कर देते हैं। ये बात नहीं है। बाइबल के जो अनुवाद हुए हैं उसी को हिंदी में अनुवाद की जो प्रक्रिया है, प्रारंभ है, वहीं से मानकर हम लोग चल रहे हैं। दूसरे स्टेज पर आते हैं सेंट जेरम, जिन्होंने साहित्यिक अनुवाद की जगह, शब्द की जगह शब्द नहीं, लेकिन भाव की जगह भाव को पकड़ने की बात कही। शब्दानुवाद भी होते हैं, भावानुवाद भी होता है, लेकिन ऐसे स्थिति में अनुवादक को अपने युग से ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। हिंदी की बात करूं तो वर्तमान सदी के उत्तरार्ध में अनुवादक के सैद्धांतिक पक्षों पर जिन लोगों ने काम किया है, उन विद्वानों में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी, डॉक्टर नगीन चंद्र,
डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया, जी गोपीनाथन, डॉक्टर विश्वनाथ अय्यर और डॉक्टर राम गोपाल सिंह का नाम हम उन पंक्तियों में रखते हैं जिन्होंने हिंदी में अनुवाद क्षेत्र में अपना प्रचार और प्रसार करने का दायित्व निभाया है। साहित्य शब्द का एक अर्थवाहक रूप है। समस्त ज्ञान के संचय को हम साहित्य की उपमा देते हैं, लेकिन जहां तक कविता का प्रश्न है और काव्यानुवाद की चुनौती का प्रश्न है, तो मुझे महाकाव्य, खंड काव्य, एकार्थ काव्य, निबंध, नाटक, इन सब को यहाँ बताना आवश्यक मैं समझता हूँ, क्योंकि अनुवादक से हम ये उम्मीद रखते हैं कि जिस विधा में वो अनुवाद कर रहा है उस विधा के साथ न्याय होना चाहिए। अनेक विद्वानों ने एक कहा है और ये होना चाहिए कि कविता का अनुवाद सिर्फ कवि के द्वारा ही किया जाना चाहिए। एक ट्रांसलेटर्स का अनुवाद करता है तो ये संभव नहीं हो सकता है। मैंने गुजरात पाठ्य पुस्तक बोर्ड में हिंदी के अध्यापक होने के नाते 12वीं कक्षा का तर्कशास्त्र के पाठ्य पुस्तक का अनुवाद किया, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं प्री आर्ट्स में जब पढ़ता था पुरानी एसएससी के बाद, तब प्री आर्ट्स में तर्कशास्त्र का एक पेपर अनिवार्य रूप में आता था, तो तर्कशास्त्र के मूल संबंधों से, इनके सिद्धांतों से मैं परिचित था और इसीलिए मैं अनुवाद करने में सफल रहा। लेकिन यदि जो कवि नहीं है और जो प्रोफेशनल मशीनी अनुवाद करते हैं, कंप्यूटर के आधार पर अनुवाद करते हैं, शब्दकोश के आधार पर अनुवाद करते हैं, उसके साथ सफल अनुवाद की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो कविता का जो प्रभाव है वो श्रोताओं पर पड़ रहा है, इसलिए श्रोताओं की हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक अनुवाद कविता के मूल तत्वों से कुछ अंश छूट जाता है। इस संदर्भ में प्रभाकर माचवे का एक कथन बहुत ही उपयोगी है। उनका एक कहना है कि एक इत्र की शीशी से दूसरी शीशी में इत्र डालना है तो ढल भी जाएगा, लेकिन कुछ बूंदे हवा में विलीन हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार कविता रूपी इत्र की शीशी से उसका भाव, तथ्य, अभिव्यक्ति, दूसरी भाषा में सौंदर्य दूसरी भाषा में डालने के दौरान कुछ अंश छूट जाता है, कहीं कहीं तो बहुत कुछ छूट जाता है। इसका कोई समाधान नहीं होता। इसलिए कि जितने भी तत्व है उनको हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, उसकी गहराई तक जाना चाहिए, उसकी संस्कृति, उसके संस्कार, भौगोलिक वातावरण, पाठक की मानसिकता, सर्जक का उद्देश्य, ये सारी चीजें हमें वहां पर रखनी पड़ेगी। भवभूति ने लिखा है और उसी परंपरा में उत्तर रामचरित्र के बाद मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा। मध्यकाल के उपाध्याय, हरिओध उपाध्याय, सियाराम शरण गुप्त, ये जो परंपरा थी छायावाद के पहले की, तो गुप्ता जी ने 3 नारियों को लेकर अलग अलग रचनाएं की है। उर्मिला को लेकर साकेत लिखा, विष्णुप्रिया को लेकर प्राण क्रिया लिखा। अब ये साकेत की बात जब गुप्ता जी लिख रहे हैं तो उनकी काव्य पंक्तियां है, उसमें एक शब्द आता है उत्तर, दूसरा आता है भूति। मिथक तो अर्थ में अनर्थ होने की संभावना है। तो साकेत की ये पंक्तियां हैं, करुणे क्यों इतना रोई, उत्तर में अधिक रोई,
अब ये करुण रस की बात तो भवभूति कहते हैं, करुण एव रसः, एक ही रस माना गया है। उत्तर रामचरित में उर्मिला बहुत रो चुकी है, करुण रस बहुत कुछ रो चुका है, लेकिन उत्तर शब्द यदि अंग्रेजी में हम करें, वहां पर रिप्लाई शब्द का प्रयोग करें, तो उसका संदर्भ उत्तर रामचरितमानस से नहीं जुड़ सकता। भवभूति शब्द, भव और भूति, यानी संसार की बात करें, बहुशासन की बात करें, तो वो कवि के साथ जो आपत्तियां हैं, जो विपत्तियां हैं, उसके साथ हम लोग ये नहीं जोड़ सकते। और इसलिए हम साकेत की पंक्तियों से स्पष्ट पता लगाते हैं, कविता में शब्दों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, कोई खेल नहीं होना चाहिए, कोई काट छांट नहीं होना चाहिए। उपयुक्त पर्यायवाची शब्द को सिलेक्ट करना हमें चाहिए। बिहारी ने बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया है, और वो रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी दिया है। देखो, बिहारी ऋतिकाल में है, तुलसी मध्यकाल में है, और मध्यकाल की रचना की जो व्यंजना है, उसका प्रभाव दूसरे काल में कैसे पड़ता है। प्रसंग है, राम और सीता की शादी हुई है, मर्यादा रखनी है। सीता सीधे सीधे राम के चेहरे पे आंखों में आंख डाल के देख नहीं सकती, क्योंकि ये 14वीं शताब्दी की महिला थी। लेकिन सीता, अब ये संयोग श्रृंगार का वर्णन है, तो सीता ने अपने हाथ में कंगन पहना हुआ है, कंगन में नग लगा हुआ है, और नग में रामचंद्र की चेहरे का प्रतिबिंब पड़ रहा है। वो एक टकटकी लगा प्रतिबिंब को देख रही है, और तुलसीदास वहां पर वर्णन करते हैं, कंगन के नग की परछाई, सीता के हाथ में पहने हुए कंगन में नंग है कि राम और सीता का संयोग हुआ है, वो संयोग का पल छूट न जाए, वो प्रतिबिंब हिल न जाए, इसलिए सीता बिल्कुल एक टकटकी लगाकर हिलती न डुलती, हाथ हिलाती भी नहीं है। अब ये जो पूरी व्यंजना है संयोग श्रृंगार की, वो दूसरी भाषा में ले आना बड़ा मुश्किल हो सकता है। और उसी चीज को ऋतिकाल में बिहारी आते हैं, और बिहारी ने नायिका वर्णन में बहुत कुछ संवेदनाओं का सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्णन किया है। उसके दोहों का अनुवाद करना बड़ा मुश्किल है, चुनौती है, क्योंकि बिहारी को उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का बेताज बादशाह माना गया है। अब एक उदाहरण, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए जग बवराई, वा पाए जग बवराई। यह कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, अलंकार का समायोजन किया गया है, लेकिन अनुवादक को दोनों कनक शब्द के अर्थ मालूम नहीं है, तो फिर अर्थ की अभिव्यक्ति करने में बड़ी मुश्किल आ जाएगी। एक तो कनक शब्द का अर्थ सोना होता है, दूसरा जो कनक है उसका अर्थ धतूरा होता है। तो सोना पाने से यदि आदमी बिल्कुल अच्छा हो जाता है, मतवाला हो सकता है, लेकिन धतूरा ऐसा है कि वो तो खाने से ही पगला जाता है। तो ये शब्द का प्रयोग करना दूसरी भाषा में ले जाने के लिए पूरी भावानुभूति, उसके संवेदना, चित्रण, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक और दोहा है बिहारी का, नायिका है, नायिका अपना चित्र खिंचवाने के लिए बैठी हुई है, उसको बड़ा गुरूर है कि मैं इस नगर की सबसे श्रेष्ठ सुंदरवान मैं युवती हूँ, मेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता, कोई अच्छे से अच्छा चित्रकार भी मेरा चित्र खींच नहीं सकता। सामने बैठ गई, वो बेचारा चित्र खींच रहा है, लेकिन शुरुआत से चित्र खींचना शुरू करता है, चित्र खत्म करता है तो चेहरे में परिवर्तन आ जाता है, और बिहारी को लिखना पड़ता है, लिखन बैठी जाकी छवि,
गही गही गरुड़ गुरुवार, भयेन केते जगत की, चतुर चितेरे को। सबसे अच्छा चित्रकार भी उसका चित्र खींचने में सफल नहीं हो रहा। ये जो बिहारी की सौंदर्य की अनुभूति है, आप दूसरी भाषा में कैसे ढाल सकते हैं? ठीक ऐसे कबीर का एक उचित दोहा है, बड़ा मजेदार है। कई प्रकार की उसकी अर्थ अभिव्यंजना हो रही है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अब आप लाली शब्द का अर्थ क्या करोगे? आजकल केवल लाली जो है वो होठों तक सीमित रह गई है। बिहारी के ध्यान में ये चीज नहीं थी। दो प्रकार के प्रतीक होते हैं, एक आंतरिक प्रतीक और बाह्य प्रतीक। दोनों प्रकार के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, और अर्थ की अभिव्यंजना में एक शब्दार्थ करेंगे तो कवि के साथ, रचना के साथ अन्याय होगा। असली बात यह है, लाली परमात्मा के नूर को कहा है कि लाली मेरे लाल का, वो लाल कृष्ण के लिए नहीं है, निर्गुण परमात्मा के लिए है। जित देखो तित लाल, परमात्मा की अविनाशी की जो बात है, सर्वव्यापकता की जो बात है, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी कि ढूंढने वाला आदमी खुद खो जाता है, तब कहीं जाकर उस मकाम पर पहुंचने की बात यहाँ पर की गई है। तो ये जो एक भाषा की कविता से दूसरी भाषा में जाने के पहले हम संदर्भ को नहीं पकड़ते, व्यंजना को नहीं पकड़ पाते, तो वो कविता का जो अनुवाद है वो लोकभोग्य नहीं होगा, रसप्रद नहीं होगा, उसमें रसभंग होगा, दोष होगा। और इस प्रकार के अनुवाद हमारे हिंदी में जो प्रमुख रूप से आए हैं, जिसमें मुझे मधुशाला का उल्लेख करना जरूरी लगता है। उमर खैयाम की रुबाइयों का अनुवाद बच्चन की मधुशाला में है। और आप जानते हैं कि बच्चन की रुबाइयों को लेकर, मधुशाला को लेकर तत्कालीन जो समान धर्मी कवि लोग थे उनको बड़ी नाराजगी थी, बच्चन जी के प्रति ईर्ष्या भी थी। तो उन लोगों ने एक दिन जाके महात्मा गांधी जी से शिकायत कर दी कि हरिवंश बच्चन नामक एक नवयुवक कवि है, मधु की बात करता है, शराब की बात करता है, युवाओं को भड़काता है। तो गांधी जी ने आदेश दिया, कल बुलाओ मेरे पास। बच्चन जी पहुंच गए, पूछा कि आप कविता लिखते हो? जी हाँ मैं लिखता हूँ। शराब पर लिखते हो? नहीं, मैं मधुशाला के शीर्षक से लिखता हूँ, लेकिन मधुशाला वहां प्रतीक है। बोला किसका प्रतीक है? जो मधु है वो किताब का प्रतीक है, मधुशाला है वो पाठशाला का प्रतीक है। मधु प्याला जो है वो आपके ज्ञान का प्रतीक है। पढ़ाने वाला जो टीचर है वो हमारे शाकी है। और तब उन्होंने लिखा, भावुकता की अंगुल लता से खींच कल्पना की हाला। ये कविता की प्रोसेस है मधुशाला के पहले छंद में। और उसी को देखते हुए फिर तो महात्मा गांधी ने उन लोगों को कहा, विरोधियों को, कि जो आप समझ रहे हैं वो आपकी समझ से परे है। और फिर एक दिन बच्चन जी के अकेले के काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। ये कविता की ताकत है। मैंने बच्चन जी की उस कविता के प्रोसेस को लेकर और वर्ड्सवर्थ की जो कविता की व्याख्या है, पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ ए पावरफुल फीलिंग, उसको लेकर मैंने गुजराती में जो गीत लिखा है उसका भी यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। क्योंकि दोनों भाषा में हम जब पैर रखते हैं तो पहले कसौटी हमसे अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए कि कविता कैसे निकलती है और कविता की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार अपने आप में निकलती है। तो उस जो पंक्तियां हैं
उनके भाव को समझना एक दूसरे कवि के लिए बिल्कुल असंभव हो जाता है। लेकिन मैं मधुशाला की बात कर रहा था, रुबाइयों पर प्रभाव है, स्वीकार किया है। अज्ञे जी ने भी अंग्रेजी का अनुवाद स्वीकार किया हुआ है। प्रभाव होना और स्वीकार करना वो सर्जक की उदारता है, महानता है। तो मदिरा शब्द आज भी लोगों में इतना अच्छा नहीं लगता। इस वार्तालाप के अंत में मैं वो मदिरा से संबंधित अपनी एक गजल की बात करूंगा, लेकिन यहाँ तो बच्चन जी की बात है और सुमित्रानंदन पंत की बात है। पहले पंत जी आते हैं छायावाद में, उसके बाद ये बच्चन जी की बात है। दो कवि एक ही कृति का अलग अलग समय पर अनुवाद करते हैं तो उसमें अंतर निश्चित तौर पर आएगा। अब जो मूल जो उर्दू की रुबाई हैं वो हमें इतना पसंद नहीं आएगी। केवल मैं दो पंक्तियां पढ़ता हूं। उषा ने ली अंगड़ाई हाथ, दिए तो नभ की और पसार। वाक्य रचना में मत जाइए। स्वप्न में मदिरा लई के कर, सुनी तब मैंने एक पुकार। उठो मेरे शिशुओं नादान, बुझा लो पी पी मदिरा तुम। अब शिशुओं को मदिरा पीने की जो बात कही है, आप अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? वहां तो केवल ड्रिंकिंग शब्द है, ड्रिंक शब्द है, उसके अलग अलग वैरायटी का नाम है, पार्टी का नाम है। और उसी को जब पंत जी मधुशाला का अनुवाद करते हैं तो आप देखिए, खोल कर मदिरा लई का द्वार, जो आज अंग्रेजी में जिसे बार कहते हैं, हुक्का बार कहते हैं, ये विलन बार जो है, लेकिन मदिरालय का द्वार खुल गया तो यह अभिप्रेत अर्थ क्या है? शिक्षा का द्वार खोलने की बात है। प्रातः ही कोई पुकार उठा, कुछ श्रवणों से मधुरा खोल। डूब कर यौवन के मधुमाला में, लबालब भर ले मधु की भूख। आपको संतृप्त होकर शिक्षा कर लेना है, कविता का आनंद उठाना है, बीच में रुकना नहीं है। और इसीलिए हमारे एक गीतकार, कवि और अनुवादक है मृत्युंजय कुमार, उनका कहना है कि अनुवाद केवल शब्दानुवाद और भावानुवाद तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके सांस्कृतिक परिवेश को भी अभिव्यक्त करता है। इसलिए आपको गहराई में जाना चाहिए। और इसी कारण हिंदी में एक नीलकंठ शब्द है, दूसरा कल्पतरु शब्द है। अंग्रेजी में इसका अर्थ नहीं कर सकते हम लोग, कल्पतरु का अर्थ हम नहीं कर सकते हैं। तो इन शब्दों का अनुवाद करना सबसे बड़ी चुनौती है। और हम इन शब्दों की तुलना में, इन शब्दों की जगह जो रूढ़ि प्रयोग में आते हैं या रूढ़ हो चुके शब्द है, उनको लेकर हम चल रहे हैं। आज पिछले 4-5 सालों से अनुवाद पर गोष्ठियां हो रही है, सेमिनार हो रहे हैं, बड़ी गर्मा गर्म चर्चा भी हो रही है। तब हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास खास करके हिंदी भाषा की मीडिया की वजह से, मीडिया के वातावरण की वजह से हिंदी की ऐसी अवदशा कर दी है। लेकिन हमें गौरव है कि हिंदी की भाषा, उसकी लिपि इतनी उदार है। एक हृदय हो भारत जननी, किसी भी भाषा के शब्द के प्रयोग अपनी भाषा में समा लेती है। खाने में, चावल में कंकन की भांति किसी भी भाषा के शब्द हमें कठिन नहीं लगते, जटिल नहीं लगते। इसलिए हमें इन शब्दों का ख्याल रखना चाहिए। प्रताप नारायण मिश्र ने कहा है कि यदि सर्जक खुद अपनी रचना का अनुवाद करते हैं तो उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा। नाम दिया है गीतांजलि का। टैगोर जी ने खुद अपना गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में किया है। जो मजा, जो आनंद अपनी बांग्ला में है वो अंग्रेजी में नहीं है।
इस बात को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। मुक्तिबोध जैसा हमारा कठिन कवि हिंदी में है, उसकी एक कविता है अंधेरे में। अंधेरे में कविता एमए के छात्रों को पढ़ाना सभी अध्यापकों के बस की बात नहीं है। मुक्तिबोध की अंतर्मन की गुफा में प्रवेश करना पड़ेगा। मुक्तिबोध की जो फैंटेसी की कल्पना है, उसके सिद्धांत को समझना पड़ेगा, तब जाकर वो मधुकांत जो है पदावली, मधुराश है, ये शब्दों का प्रयोग हम छोड़ देते हैं। तो मधु और कठिन शब्दों को छोड़कर उसके पर्याय ले आते हैं, तो हम इसको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मुक्तिबोध जटिल भी है, ये भी जटिल कवि है। हमारे नरेश मेहता ज्ञानपीठ पुरस्कृत कवि पर मेरा पीएचडी का कार्य है। देखो, हम किसी के प्रति या कृति के प्रति जो हमारा अभिगम रखते हैं, उसकी गहराई में आए बिना तो उसके साथ अन्याय होते। जिन दिनों मैंने नरेश जी पर काम करना शुरू किया था, तो गुजरात विश्वविद्यालय के 2 महान प्रोफेसर मित्रों ने कहा था कि वैष्णव सर, नरेश मेहता कोई पीएचडी का विषय हो सकता है, क्योंकि उस वक्त उनकी नरेश मेहता के साहित्य संसार में इतनी गहराई नहीं थी। और जब नरेश मेहता को ज्ञान मिला, इन दोनों मित्रों ने, उनमें से एक आज उपलब्ध हमारे बीच में है, एक नहीं है, स्वीकार किया था कि वैष्णव सर, आप उस समय सही थे, हम गलत थे। तो यदि महान व्यक्तियों के साथ इतनी गलतफहमी हो सकती है, तो नरेश मेहता ने एक जगह पर लिखा है, गद्य में लिखा है, लेकिन उसकी व्यंजना देखी। विवाह के बाद जो प्रेम होता है, उसका रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है, और प्रेम के बाद होता है उसका रास्ता कहीं और जाता है। अक्सर नरेश मेहता की जीवन के बारे में आपको वो पता नहीं है, संदर्भ मालूम नहीं है, तो 2 वाक्यों का अर्थ आप नहीं निकाल सकते। हकीकत ये थी कि नरेश मेहता जिस लड़की से प्रेम करते थे, लेकिन अपनी वैष्णव परंपरा की मर्यादाओं के हिसाब से वो इजहार नहीं कर पाए, और वो लड़की इंतजार करते करते आत्महत्या कर लेती है। सभी को पता चलता है, और फिर फटाफट किसी अनजान लड़की से सामाजिक विवाह कर लेते हैं, और ये 1975 की बात है। और जो व्यक्ति जिस परिस्थितियों से गुजरा है, जिस दर्द से गुजरा हुआ है, तभी वो कह सकता है कि प्रेम के बाद का विवाह रास्ता कहां ले जाता है। और ये सबके साथ सवाल है, संस्कृति का सवाल है, हमारे समाज की पुनर्रचना का सवाल है। कितने लोग विवाह के बाद प्रेम करने में सफल होते हैं, और इसीलिए कहना पड़ा कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब ऐसे सनातन हमारी समस्याएं जब कोई गद्य में आती है, कोई कहानी में आती है, कोई काव्य पंक्ति में आती है, तब फिर नरेश मेहता लिखते हैं, पहले जहां फूल खिला करते थे, पहले जहां फूल खिला करते थे, हम अक्सर जाया करते थे, और अब हम जहां जहां कदम रखते हैं वहां फूल ही फूल खिल जाते हैं। अब ये जो भाव विचारधारा है, वो दूसरी भाषा में ले जाना हम किस प्रकार इसके साथ न्याय कर सकते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने वाल्मीकि के लिए एक प्रार्थना की है। मंगलाचरण हमारी मध्यकाल की काव्यरचना का एक अंग रहा है। तो तुलसीदास सीधे सीधे वाल्मीकि की वंदना अपनी अवधि में कर रहा है, और उसका अनुवाद
रामचंद्र प्रसाद ने अंग्रेजी में किया है, बड़ा अटपटा है, टेढ़ा है। वाल्मीकि की शब्द है, बंधव मुनिपद कंजु रामायण जेहि निर्मयऊ। निर्मयऊ निर्माण किया है, बंधव वंदना करता हूं, मुनिपद मुनियों के चरणों में, कंजु रामायण। फिर दूसरी पंक्ति में है दो शब्द, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण रहित। अब ये तुलसीदास के शब्दों को मैं मम्मट के जो काव्य की परिभाषा है, अदोषो शब्दार्थो सगुण वर्णन फलकृति सद्य परमानंद। अब ये जो है सरस और हमारा ये शब्द सुकोमल, अब अंग्रेजी वाला क्या लिखेगा, और अंग्रेजी इसके जो हुआ है इतना टेढ़ा है। आई रेवरेंस द लोटस फीट ऑफ द ग्रेट सेज वाल्मीकि, अर्थात मैं वाल्मीकि चरणों में नमन करता हूँ। हु कंपोज्ड द रामायण, जिन्होंने रामायण लिखी, विच थॉट इट टेल्स द डायमंड खरा, इट्स सॉफ्ट कोमल एंड चार्मिंग एंड फॉल्टलेस। फॉल्ट बने दोष, लेकिन फॉल्ट यहाँ पर अपराध के लिए है, दोष के लिए है, लेकिन ये दोष सामाजिक दोष के लिए है, व्यवहारिक दोष के लिए है। काव्य में फॉल्टलेस शब्द ठीक नहीं हो सकता। दोष रहित के लिए, दूषण के लिए शब्द कहना बड़ा हमें अटपटा लग रहा है, अखड़ रहा है। उसमें कविता के अनुवाद में एक ध्वनि होती है, क्योंकि कविता में अलग अलग प्रकार के जो हमने शब्द की बात कही है, अलंकार की बात कही है, छंद की बात कही है, वक्रोक्ति की बात कही है, या फिर औचित्य की बात कही है, उसको भी नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। वक्रोक्ति में देखिए आप, एक बार विष्णु जी सुबह सुबह टहलने निकले हैं, लक्ष्मी जी घर में अकेली रही हैं। थोड़ी देर के बाद विष्णु जी वापस आते हैं, घर का दरवाजा नॉक करते हैं, और लक्ष्मी जी को थोड़ी उनके साथ मजाक करने का मूड बन जाता है। तो जैसे वो नॉक किया दरवाजा, तो अंदर से लक्ष्मी जी बोलती है, को तुम, अर्थात तुम कौन हो। वो जानबूझकर उसको मालूम है कि यहाँ विष्णु के अलावा कोई आने की संभावना ही नहीं है, फिर भी कविता में ये वक्रोक्ति कैसे आती है। हरि ने जवाब दिया, हरि एक ही शब्द बोला, ये नहीं कहा कि मैं हूं। तो फिर उसका प्रत्युत्तर देती है लक्ष्मी जी, हरि को पूर को काम, पूर माने नगर, और यहाँ हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे सर्प होता है, बंदर होता है, दुश्मन होता है। तो लक्ष्मी जी कहती है कि इस नगर में बंदरों का क्या काम है। अब ये जो वक्रोक्ति कविता में हिंदी में आ सकती है, वो आप गुजराती में कैसे डाल सकते हैं, और ये नहीं हो सकता। और यही जो बात मैंने अभी कंगन वाली कही, तो व्यंजना चौपाई है मानस की। मानस की चौपाई पढ़ना एक अपने आप में सुयोग होता है। उनके कवितावली हो, विनय पत्रिका हो, रामचरितमानस हो, हनुमान नाटक हो, बड़वे रामायण हो, लेकिन चौपाई को पढ़कर उसमें गेयता है, लय है, ताल है, प्रास है, और यहाँ पर तुलसीदास फिर वो शब्द ध्वनि ले आते हैं, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी। कंकन हाथ में कंगन, किंकिन नुपुर पैर में पायल है, धुनी सुनी, कहते हैं कि हाथ के कंगन और पैर के पायल की ध्वनि सुनकर कहत लखन राम हृदय गुनी। ये दोनों की आवाज सुनकर राम लक्ष्मण से कह रहा है, मानहु मदन दुदुम्बी दिन। तो वहां कंकन की ध्वनि से ही अब पता लग जाता है। और वही बात सीता हरण के बाद जब राम और लक्ष्मण चलते हैं, तो राम कहते हैं, हे खग, हे मृग। देखो कविता कितनी जुड़ जाती है, आत्मीयता के साथ जुड़ती है।
वो पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है। तो वहां पर पक्षी जो है वो अपने कविता में अनुवाद की भाषा बन जाती है। और उसी के संदर्भ में मुझे कुछ और भाषाओं के साथ कैसे हम पाला पड़ता है तो कैसे निभाते हैं, प्रसंग आता है अलग अलग प्रकार से। 2005 में मैं बेंगलोर गया था। हम लोग वापस लौट रहे थे। किसी स्टेशन पर यार्ड में गाड़ी 2 घंटे रुकने वाली थी और वहां पर एक कन्नड़ जानने वाला ग्रेजुएट लड़का था। शुरुआत की बातचीत के दौरान मैंने सोचा कि चलो हम कन्नड़ और गुजराती की लेन देन कर लेते हैं। और फिर मैंने कुछ शब्दों को बताया, कुछ गीतों को सुनाया। तो उस समय में एक गीत बहुत अच्छा चल रहा था और वो गीत इस प्रकार का था, एक बार आजा 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 आजा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। अब उस लड़के ने सुनकर 5 मिनट में अपनी भाषा में जो गीत सुनाया, मुझे आज भी याद है कि एक भाषा से दूसरी भाषा की कविता या गीत की रचना कैसे संगीत को बामुलाइजा ठीक रूप में रख पाते हैं। तो उसने कहा दक्षिण भारत की भाषाएं हमारी जो है तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है। कल भी मैं नागराज साहब को सुन रहा था, वो मूलतः मलयालम के थे, तो उनकी हिंदी में इतनी ठीक है, कुछ शब्द गुजराती के आ जाते थे, लेकिन वो भौगोलिक का प्रभाव है। लेकिन वो खुद यदि अनुवाद करें तो बहुत कुछ छूट जाने की संभावना भी है। तो वो सारी भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं अंग्रेजी और संस्कृत के प्रभाव में पली बड़ी हैं। और उन्होंने अनुवाद किया उस पंक्ति का, वंसल्ला बाबा 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 मुखा तोरी जा। तो मैंने पकड़ लिया, उन्होंने संस्कृत का मुख्य शब्द पकड़ा है। झलक दिखलाना, झलक दिखलाना वहां पर क्रिया है और उसके बदले में अनुवाद में सीधा मुख पकड़ लिया है। और तभी जाकर ये अनुवाद इतना अच्छा लग रहा है। आज मैं कई बार मैं एक कन्नड़ और दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम बंगाली में बात करते हैं या आमी तमी को भाले, उमार शुरू, उमार होलो, हमारा पूरा हुआ, आप शुरू करिए। तो बाबू मोशाई की बात करते हैं, महाशय शब्द को मोशाई करना, आकारांत शब्द को उकारांत करना। तो व्याकरण में का नियम भी हमें अनुवाद में ध्यान रखना पड़ता है। हम कन्नड़ का एक जो गीत है कृष्ण के अंदर, तो मैं उन दिनों वो गीत भी सीख चुका था। कृष्ण और राधा एकांत में है, दोनों मिले हुए हैं, आसपास कोई नहीं है, संगीत श्रृंगार की बात वो कर रहे हैं। तो शब्द इस प्रकार के हमारे यहाँ कृष्ण लीला पर बहुत कुछ लिखा भी है। सूरदास हो, विद्यापति हो, मैथिली बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन कन्नड़ भी इस प्रकार, सुत्त मुत्त यारे उल्ले नारे नूरे नूरे लीला। हमें लगता है कि बंगाली के साथ जब कन्नड़ की बात सुनते हैं, हम मलयालम की बात सुनते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। लेकिन मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने अपनी बेटी का ब्याह कन्नड़ वाले से किया है। तो जिस वक्त वो घर देखने आने वाले थे, तो हमारे समधी कन्नड़ में 2 कर्नाटक है, एक साउथ है, एक नॉर्थ है। तो नॉर्थ वाले को ठीक से हिंदी समझ तो लेते हैं, लेकिन फ्लुएंट हिंदी बोल नहीं पाते। तो जब पहली बार मेरे घर पर आए, तो वो अपने साड़ू भाई को साथ में लेकर आए थे कन्वर्सेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। देखो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी ये भाषा कितना प्रभाव रखती है, कितना महत्व रख रही है। अब मेरी बेटी की जो बेटी है वो 3 भाषाएं, गुजराती, उसकी मम्मी की अंग्रेजी और कन्नड़, वो दोनों कर रही है। तो अनुवाद की ये कुछ चुनौतियां हैं। कुछ शब्दों का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि शब्दों से कैसे चमत्कार होता है। शायरी में भी कुछ शायर ने ऐसे चमत्कार किए हैं जो दूसरी भाषा में ढालना नामुमकिन है। और केवल 3 शब्द है, ऐसे, वैसे और कैसे। ये 3 शब्दों को शायरी की 2 लाइन में रखकर
नूर नाखी ने जो अद्भुत चमत्कार प्रकट किया है वो अनुवाद की भाषा में संभव नहीं है। सुनिए आप। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे कैसे हो गए। संदर्भ, बड़े बड़े राजनीतिक व्यक्तियों की आज जो बिल्कुल हाशिए पर रखने की बात है उसके संदर्भ में ये बात है। अब संदर्भ नहीं आएगा। लाल कृष्ण आडवाणी की जो बात है अब आप उसका संदर्भ नहीं पकड़ोगे तो ऐसे वैसे कैसे हो गए एक अतीत की बात है, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए कल की बात है। आज हमारे बीच की बात है कि जो जेल में होने चाहिए वो कहीं और है। आज जेलों में संत महात्माओं का अड्डा बन गया है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम जब नहीं पकड़ेंगे तो अनुवाद की भाषा में केवल 3 शब्दों से ये रख पाना हमारा असंभव नहीं है। इसके साथ साथ मुझे कुछ शब्दों का प्रतीक के हिसाब से, बिंब के हिसाब से भी अर्थ बताने की जरूरत है। तो मैं कबीर की एक उलटवासी की बात करना चाहूंगा। प्रतीक 2 प्रकार के, एक बाह्य प्रतीक और एक आंतरिक प्रतीक। अक्सर अनुवादक क्या करता है वो बाह्य वाला अर्थ पकड़ लेता है और आगे चल देता है, पीछे बहुत छूट जाता है। तो कबीर की वासी है, समंदर में लागी आगी, नदियां भई कोयला, मछलियां वृक्षा चढ़ गई, देख कबीरा जागी। जो बाह्य प्रतीक है वो सीधा साधा अर्थ ये निकालेंगे कि समुद्र में आग लग गई, नदियां जल गई, मछलियां वृक्ष पर चढ़ गई, कबीर तू जाग जा, इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन कबीर का जो आंतरिक प्रतीक का जो भाव है वो कुछ और ही है। तो कबीर का कहना है कि समंदर में लागी आगी, हमारे संसार में ज्ञान की आग लगती है तो हमारी माया, आशा, तृष्णा रूपी नदियां जल जाती है, कोयला हो जाती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, मूलाधार से सहस्त्रार में पहुंच जाती है और उसी को जागृत अवस्था कही गई है। तो ये कबीर की भाषा का ये ठीक है कि कबीर के दोहों का बहुत अच्छे ढंग से अनुवाद हुआ है और सभी सफल रहे हैं। लेकिन उनकी रुबाइयों का या फिर साखी शब्द और रामायणी का अनुवाद करना बड़ा ही मुश्किल रहा है। एक बात मैं प्रसाद की कामायनी का जो विश्व स्तर का महाकाव्य है उसकी शुरुआत की पंक्तियां है, चिंता सर्ग है, पूरी पृथ्वी में प्रलय हो चुका है, जहां देखो जल ही जल है, केवल मनुष्य शेष बचे हैं और वो ऊपर पहाड़ के पत्थर पर बैठे हुए हैं और उनकी जो मानसिकता है उसका जिक्र कामायनी के प्रथम चिंता सर्ग की प्रथम पंक्तियां है, जिसको अनुवाद में ढालवा नामुमकिन नहीं, असंभव है, जटिल है। पंक्तियां इस प्रकार है। हेमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिवा की शीतल छा, एक पुरुष बिघे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, एक तरल था एक सघन था, कहो उसे जड़िया चेतन। पानी ही पानी था, पानी में कुछ बर्फ था, दोनों एक ही तत्व है, हम उसे क्या कहें। अरे मनु की अपनी वेदना है, अकेलेपन की वेदना है, पेन ऑफ लॉनलीनेस। तो ये किसी दूसरी भाषा में लाना बड़ा ही मुश्किल है। हमारे नागार्जुन कवि ने शब्दों में, गद्य में और कविता के साथ जो व्यंजनाएं छोड़ी है, आज की गरीबी का चित्र खींचते हुए वो इस प्रकार लिखते हैं। एक गरीब घर का चित्र है और उसका दूसरी भाषा में अनुवाद करना कितना आसान कितना कठिन वो आप सब जान सकते हैं। कई दिनों से चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों से कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों के बाद चूहों की हालत हुई शिकस्त,
धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाके कई दिनों के बाद। अभी घर की गरीबी का चित्र के लिए जो बिंब आया है, और अनुवादक को यदि ये बिंब का ज्ञान नहीं है तो नागार्जुन की ये बात वहां तक पहुंचाने में सफल नहीं हो सकते। हाँ, अब सिर्फ 5 मिनट में करूंगा ताकि मुझे पता लगे कि मैंने विषय के साथ न्याय किया है। कविता में गीत भी आते हैं और गजल भी आते हैं, तो अंतिम में गीत और गजल का उदाहरण लेकर अपनी बात को विराम दूंगा। एक गुजराती गजल मैंने एक शेर पढ़ा, देखो इसका अनुवाद कैसे हो सकता है। गुजराती में इस प्रकार की पंक्ति है, लखे रोज महाभारत तणी वार्ताओ, लखे रोज महाभारत तणी वार्ताओ, हजी आ धरा पर केटला वेद व्यासो छे। अभी 2 शब्दों को मैं रेखांकित करना चाहूंगा। वार्ता यानी कहानी अनुवाद में हम नहीं ले सकते। यदि वो वार्ता की जगह पर कहानी लेते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और वेदव्यास शब्द एक वचन है, उसका बहुवचन नहीं हो सकता। लेकिन जो किया है हिंदी अनुवाद, लिखे रोज महाभारत की गाथाएं वो, अभी इस दुनिया में कितने वेदव्यास है। तो गीत और गजल के साथ भी आप इसका अनुवाद बिल्कुल ठीक से कर सकते हैं। अंत में मैं अपनी पसंद गीत, जो मेरे कई बार मैं इस गजल को पेश करता हूं, मैंने कई बार खुद उसका हिंदी से गुजराती अनुवाद करने की कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। तो ये गजल गाकर आप पर ये छोड़ना चाहता हूं कि काव्यानुवाद में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, हम किस हद तक इसका सामना कर सकते हैं और उसको पार कर सकते हैं। गजल इस प्रकार की है, हालांकि वेबिनार में गजल नहीं गानी चाहिए, लेकिन विषय को न्याय दिलाने के पक्ष में ये बात मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूरी गजल नहीं, केवल 2 अंतर रखूंगा, और आप सोचना कि इतने दर्द वाली गजल का अनुवाद किसी भी भाषा में इतने बड़े अच्छे सफल अनुवादक हो, क्या संभव हो सकता है। गजल इस प्रकार की है। मैं नजर से पी रहा हूँ, मैं नजर से पी रहा हूँ, ये नजर बहक न जाए, मैं नजर से पी रहा हूँ, मैं चला शराब खाने, जहाँ कोई गम नहीं है, जिसे देखनी वो जन्नत, जिसे देखनी वो जन्नत, वो मेरे साथ साथ आए, मैं नजर से पी रहा हूँ, साए में गेसुओं के बाल की जगह पर केश की जगह यहाँ गेसु शब्द ही उपयुक्त है। साए में गेसुओं के आराम कर रहा हूँ, जुल्फों को यूं न छेड़ो, जुल्फों को यूं न छेड़ो, कहीं
जल न जाए, मैं नजर सी रहा हूँ। अंतिम अंतरा इतना वेदना वाला है, दर्द वाला है। जो दर्द भोगा है वो ही व्यक्ति इसके अनुभव करने की कोशिश कर सकता है। सफल होना वो बिल्कुल भविष्य पर है। अंतिम ये वो इकरार करने वाले, वो इकरार करने वाले, वादे पे क्यों न इकरार करने वाले, वादे पे क्यों न आए, गर हो सके तो आना, गर हो सके तो आना। कहीं लाश जल न जाए, कहीं लाश जल न जाए, मैं नजर से पी रहा हूँ, मैं नजर से पी रहा हूँ। बस इसी भाव की एक अंतिम बात, नायिका का नायक विदेश में है, अंतिम स्थिति में है, मौत के कगार पर पहुंची है, मृत्यु खुद चश्मे पहनकर उसकी स्थिति को देख रही है, उसने देश छोड़ दी है, इसका बिल्कुल अंतिम संस्कार करने वाले कोई है नहीं है, अकेली है, लावारिस लाश पड़ी है। कौवे आते हैं, उनके शरीर को नोचते हैं, मांस खाते हैं। ऐसी स्थिति में नायिका की रूह बोलती है। ये अंतिम कोटेशन है आज का। तो वो रूह जो है, कौवा जो मांस नोच रहा है, उसे संबोधन करते कह रही है, कागा सब कुछ खाइया, चुन चुन खैया मांस। हे काग, तू सब कुछ खा जा, तुझे जिस अंग का मांस पसंद है वो तू खा जा, लेकिन दो नैना मत खाइया, मुझे पिया मिलन की आस। इस पंक्ति के साथ मैं इस वेबिनार को विराम देता हूं। आप सुग्न श्रोता पर छोड़ता हूं कि काव्यनाथ की कितनी कितनी चुनौतियां हैं, हम किस हद तक इसमें सफल हो सकते हैं, कभी पूर्ण तो हो सकते नहीं है। इस वेबिनार में मुझे अवसर दिया, अच्छे विषय पर, अपनी पसंद के विषय पर लोगों के सामने ये मेरा दृष्टिकोण रखने का अवसर मिला है। मैं गुजरात आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज अहमदाबाद और साहित्य अकादमी सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। इस पूरे वेबिनार को जिन्होंने संयोजित किया अच्छे ढंग से, कल मैंने देखा, आज भी सुना, अच्छे संयोजन के लिए जो टीम है, नीति बहन की, उनके साथ रामपुर भाई है, श्वेता बहन है और हमारे भाविन भाई भी हैं, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्तु, जय हिंदी, जय भारत। खूब खूब धन्यवाद सर। અને બહુ જ ઝીણી ઝીણી બાબતો લઈ અને તમે મ્યુટ કરી દેશો એટલે આપણો અવાજ પર જાય. બહુ ઝીણી ઝીણી બાબતો મળેલા જીવથી લઈને મૈથિલી શરણ ગુપ્તા, હરિવંશરાય બચ્ચન અને કબીરના દોહા અને છેલ્લે જે આખી ગઝલ પ્રસ્તુત થઈ, તો કાવ્યાનુવાદની આખી જે પ્રક્રિયામાં કેવા કેવા પ્રકારની સમસ્યાઓનો સામનો આપણે કરવો પડે છે, બહુ સરસ રીતે આપણે છણાવટ કરી આપી. વાત સાચી છે કે સમય હંમેશા આપણને મર્યાદામાં રાખતો હોય છે અને નહીતર ખરેખર આમ જાણે અમે મગ્ન જ થઈ ગયા હતા એવું છે. અને સૌથી મજાની વાત એ છે કે સર અમે જ્યાં આગળથી આ બધું કંડક્ટ કરી રહ્યા છે ત્યાં જ બેઠા છે અને એટલો સરસ પહાડી અને બુલંદ અવાજમાં એમણે આપણું આખું વ્યાખ્યાન આપ્યું છે અને મજા પડી ગઈ એકદમ. અને ફરી વખત સાહેબનો ચોક્કસથી લાભ લઈશું. સમગ્ર કોલેજ પરિવાર તરફથી તથા બધા જ સહભાગીઓ તરફથી આપનો ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપ અમારી સાથે જોડાયા.
આપણી જે આજની બેઠક હતી 3 વ્યાખ્યાનો એ આપણે અહીંયા આગળ પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. બીજી બેઠક છે આપણી એ શોધપત્ર વાંચનની છે, જેમાં ખાસ મારે કહેવાનું કે ગુજરાતી વિષયના જે પણ શોધપત્રો છે એ શોધપત્ર વાચકો આ જ લિંકમાં કન્ટિન્યુ જ રહે, આપણે ક્યાંય નથી જતા. એક ખાલી 5 મિનિટનો બ્રેક લઈએ છે અને 1:05 આપણે આપણી બેઠક શરૂ કરી દઈએ. આપણા અધ્યક્ષ પણ ઉપસ્થિત થઈ ગયા છે અને